हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है मुख्य सेविका का, और इसमें हम लोग लगभग 100 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपका दे रखा है यहाँ पे, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। प्रश्न पूछा गया कि सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है। पहला ऑप्शन है कानून द्वारा, दूसरा ऑप्शन है धर्म द्वारा, तीसरा ऑप्शन है समाज द्वारा, या उपर्युक्त तीनों द्वारा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो हमारे सामाजिक नियंत्रण के अभिकारक में कानून, समाज, धर्म, प्रथा, राज्य को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत हम ध्यान में रखते हैं क्या क्या आता है। कानून आता है, समाज आता है, धर्म आता है, प्रथा आती है, ये सब आदि इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि उपयुक्त यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर सेकंड की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि किस समाज शास्त्री ने अपना सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत राजनैतिक कुलीनों के अध्ययन के आधार पर किया था। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि बी पेरेटो, सेकंड है टी बेबलेन, पॉइंट नंबर थर्ड है ईटी टॉयलर, या उसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपका सही आंसर है। इनका पूरा नाम था विल्फ्रेडो पेरेटो। विल्फ्रेडो पेरेटो ने राजनीतिक कुलीनों का अध्ययन किया था और उसके आधार पर कुलीनों के चक्री क्रम के बदलने के बारे में अपना विचार दिया था। इसके लिए उन्होंने लोमड़ी और शेर नामक दो श्रेणियों में राजनीतिज्ञों को विभाजित किया था। लोमड़ी और शेर नामक दो श्रेणियों में जो राजनीतिक थे उनको विभाजित किया था। प्रश्न नंबर थर्ड है यहाँ पे, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है। पहला पॉइंट है विकासात्मक सिद्धांत, सेकंड पॉइंट है चक्रात्मक सिद्धांत, थर्ड पॉइंट है संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक सिद्धांत, तथा ऑप्शन नंबर डी है वर्ग समन्वय का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। वर्ग समन्वय का सिद्धांत ये है सामाजिक परिवर्तन के मुख्य सिद्धांतों में से एक नहीं है। जबकि आपके 3 पॉइंट ऊपर से विकासात्मक, चक्रात्मक और संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक सिद्धांत ये सामाजिक परिवर्तन के मुख्य सिद्धांतों में से होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, घरेलू हिंसा का आशय है। घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। पहला पॉइंट है महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना। सेकंड है केवल महिला के शारीरिक एवं मानसिक क्षति कारित करना। पॉइंट नंबर थर्ड है महिला एवं बच्चों का शारीरिक पोषण, या पॉइंट नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए इज़ द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपका आंसर है। यानी कि इसमें क्या है कि महिला एवं बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन संकट, आर्थिक क्षति कारित करना, ये क्या है घरेलू हिंसा का आशय होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बालक होते हैं या महिलाएं होती हैं छोटे छोटे, उसमें घरेलू हिंसा के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन के संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुख एवं अपमान सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, जाति से संबंधित निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है खान पान पर प्रतिबंध, दूसरा है समानता, तीसरा है आपसी सहयोग, चौथा है संस्तरण। तो इसमें आपको मिलाना है, जैसे कि पहला ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3, दूसरे में है 1 और 4, तीसरे में है 1, 3 और 4, चौथे में है 1 और 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है 1 और 4। यानी कि इसमें कहा गया है 1 और 4 कौन कौन से हो जाएंगे, खान पान पर प्रतिबंध और संस्तरण। सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है। सैद्धांतिक रूप से बोला गया है कि जो गरीबी की माप होती है कितने प्रतिमानों में किया जाता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3,
और चौथा ऑप्शन है 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है आपका। अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखते हैं तो गरीबी मापन के लिए 2 प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। पहला आपका होता है सापेक्षिक प्रतिमान, ध्यान में रखेंगे, सापेक्षिक प्रतिमान। सेकंड आपका है निरपेक्ष प्रतिमान, निरपेक्ष प्रतिमान, सापेक्षिक प्रतिमान और सेकंड आपका है निरपेक्ष प्रतिमान। तो ध्यान में रखेंगे दोनों प्रतिमान के बारे में। प्रश्न नंबर 7 है राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई। जो राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता थी, इसकी एक कोष जो बना था, इसकी स्थापना कब की गई थी। पहला ऑप्शन दे रखा है फरवरी 2000 में, दूसरा ऑप्शन है फरवरी 2003 में, तीसरा ऑप्शन है फरवरी 2004 में, या ऑप्शन नंबर डी है फरवरी 2002 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2000 में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपका आंसर है। बात करते हैं तो फरवरी 2020 में घोषित नई जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए फरवरी 2003 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2003 में। ठीक है, ये लेकिन आपका 2002 में ये घोषित की गई थी, फरवरी 2002 में, लेकिन इसके बाद फरवरी 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री जो होता है इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो होते हैं इसके उपाध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय प्रधानमंत्री इसके प्रदेश अध्यक्ष की बात करता है। अध्यक्ष में कौन आ जाएंगे आपके, अध्यक्ष में प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष में इसके अंतर्गत आते हैं परिवार कल्याण मंत्री, जो केंद्र के परिवार कल्याण मंत्री होते हैं और इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ध्यान में रखेंगे, पॉइंट नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। वर्तमान की बात कर रहा है, पहला पॉइंट है 17.2%, दूसरा है 17.4%, तीसरा है 17.7%, चौथा है 17.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर है। वर्तमान में भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.7% है। ध्यान में रखेंगे 17.7% आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 है पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, जब कोई पति या पत्नी का तलाक हो जाता है तो पति द्वारा पत्नी को कुछ तलाक के रूप में जो अनुरक्षण भत्ते दिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है दान, दूसरा ऑप्शन है मेहर, तीसरा है डोबर और चौथा है निर्वाहिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, निर्वाहिका। पति द्वारा अगर तलाकशुदा पत्नी को दिए जाना जो अनुरक्षण भत्ता होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, निर्वाहिका के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 10 है लेविरेट विवाह है। जो लेविरेट विवाह किसे कहते हैं, लेविरेट विवाह होता क्या है, इसके बारे में पूछ रखा है। पॉइंट नंबर 1 है दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह, दूसरा ऑप्शन है मेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह, पॉइंट नंबर 3 है बहन की पुत्री के साथ विवाह, या पॉइंट नंबर 4 है भाई की पुत्री के साथ विवाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह करना। अगर दिवंगत पति का भाई हो तो उससे विवाह करते हैं तो इसको कहा जाता है लेविरेट विवाह कहते हैं। इसके अंतर्गत आप जानते हैं, इसके अंदर मृत व्यक्ति जो होता है, मृत व्यक्ति का अविवाहित भाई अपनी भाभी के साथ से विवाह करने के लिए बाध्य होता है। यह जो होता है कबीलाई संरचना वाले समाजों में पाया जाता है जहां बहिर्विवाह समानता निषिद्ध होता है, यानी कि बाहर विवाह करना समानता रूप से निषिद्ध होता है और कबीलाई समाज में ये चीज़ देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं तो मुस्लिम विवाह का स्वरूप इसमें से कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है मुताह, दूसरा है फासिद, तीसरा है जिहर और चौथा है वालिद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही यहाँ पे है। जिहर दोस्तों क्या है कि मुस्लिम विवाह का स्वरूप नहीं होता है। मुस्लिम विवाह के 4 प्रकार के विवाह होते हैं मुस्लिम में, ध्यान में रखेंगे कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान में रखना है। पहला है निकाह, ठीक है, पहला पॉइंट इसमें निकाह होता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें आता है मुताह, निकाह मुताह। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा फासिद और फोर्थ पॉइंट में आएगा आपका वालिद, ठीक है, वालिद।
ये 4 प्रकार के इसमें विवाह होते हैं मुस्लिम समाज में। निकाह कहते हैं, फासिद बोला जाता है, निकाह, मुता, फासिद और बालिद। जिहर इसमें इसके अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान में रखेंगे। निकाह को अगर हम बात करते हैं, निकाह जो होता है वो सही विवाह माना जाता है इनके अंतर्गत। ये जो होता है एक स्थायी प्रकृति का होता है। मुता जो होता है अस्थायी प्रकृति का होता है, जो शियाओं में प्रचलित है। अक्सर आप देखते होंगे शियाओं में अस्थायी विवाह प्रचलित होता है। जब कोई मुसलमान 5वीं स्त्री से किसी मूर्ति पूजक स्त्री से विवाह, या तो अपने 5वीं स्त्री से विवाह करे या किसी मूर्ति पूजक स्त्री से, या बिना गवाहों के उपस्थिति में विवाह करता है, तो ऐसा विवाह जो होता है फासिद विवाह कहलाता है। ये आपका फासिद विवाह के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि मूर्ति पूजक गैर मुस्लिम से करे, या 5वीं स्त्री से करे, या बिना गवाहों के सामने, यानी गवाह ना हो उनके बिना शादी करे, विवाह करे, तो वो कैसा आता है, फासिद विवाह के अंतर्गत आता है। अगर बात करते हैं हम वह विवाह जो शरीयत नियम के अनुसार ना किया गया हो, तो वो कैसा है, ये बालिद विवाह क्या होता है, जो कि शरीयत कानून या शरीयत नियम के अनुसार नहीं किया जाता है, वो बालिद विवाह के अंतर्गत आता है। यह विवाह अवैध माना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर हम उसी प्रकार से देखते हैं उनमें तलाक की जो तलाक होती है किस प्रकार की, कितने प्रकार के होते हैं, तो मुस्लिमों में अगर देखा जाए तो तलाक, इज्मा, जिहर, खुला, मुबारत, लियान तथा तलाक़े तफवीज़ मुसलमानों में तलाक के स्वरूप होते हैं। ध्यान में रखेंगे कौन कौन सा है। तलाक है, इज्मा है, जिहर है, खुला है, मुबारत है, मुबारत लियान होता है, तलाक़े तफवीज़ होता है, तलाक़े तफवीज़, ठीक है। ये सब क्या है, तलाक के स्वरूप माने जाते हैं। तो आपका इसमें जो जीरा था ये तलाक का स्वरूप था, जबकि विवाह की बात करते हैं मुता, फासिद, बालिद और आपको निकाह को जानते हैं। ये 4 प्रकार के विवाह होते हैं, जबकि जिहर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है। बहिर्विवाह विवाह की बात करता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है प्रजाति वर्जन, दूसरा है वर्गगत वर्जन, तीसरा है आगम्यागमन वर्जन और चौथा है जातिगत वर्जन। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। आगम्यागमन वर्जन जो होता है बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम होता है। अगर बात करते हैं इसमें, प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों पर कुछ विशेष व्यक्तियों से विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाता है। हिंदू विवाह में सगोत्र और संपीड्य विवाह बहिर्विवाह होते हैं। लगभग सभी समाज के निकटाभिगमन, आगम्यागमन निषेध संभवतः बहिर्विवाह का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियम है। पिता पुत्री, माँ बेटा, भाई बहन के बीच विवाह संबंध विश्व के किसी भी समाज में नहीं है। ऐसे प्राथमिक नातेदारों के बीच यौन संबंध पर प्रतिबंध का निकटाभिगमन या आगम्यागमन निषेध कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है। पहला ऑप्शन है पैशाच विवाह, दूसरा है दैत्य विवाह, तीसरा है असुर विवाह और चौथा है राक्षस विवाह। इसमें बताना है जो अगर हम क्रय द्वारा कोई विवाह करते हैं तो किस विवाह के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आपका सही है। इसको हम कहते हैं असुर विवाह कहते हैं। क्रय द्वारा किया गया जो हिंदू विवाह होता है उसके वो क्या कहलाता है, असुर विवाह कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें वर कन्या पक्ष को कुछ पैसे दे करके बहुमूल्य दे करके वधू को प्राप्त करता है। ऐसा विवाह का प्रचलन संपूर्ण जनजाति भारत में है। इस जनजाति के अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति आती है? नागा जनजाति में बहुमूल्य का प्रचलन माना जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? पहला ऑप्शन है हेनरी मैन, दूसरा है बेकोफेन, तीसरा है वेस्टमार्क, चौथा है मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है आपका है मॉर्गन।
मॉर्गन यौन साम्यवाद के को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। लुबाक, फ्रेजर तथा ब्रिफाल्ट इसके प्रमुख समर्थक हैं। इनका मानना है कि परिवार के आरंभिक काल में न तो विवाह का अस्तित्व था, न ही परिवार का, बल्कि पुरुषों की तरह अनियमित यौन स्वतंत्रताएं पाई जाती थी। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है। इसमें बताना है कौन सा कार्य जो है जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं होता है। पहला पॉइंट है महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण। दूसरा है महिला विकास संबंधित नीति की समीक्षा। तीसरा है महिला संबंधित नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा। चौथा ऑप्शन है यदि सूचना दी जाती है तो महिला के प्रति भेदभाव की जांच करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आपका आंसर है। इसमें क्या है कि महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण, ये राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य नहीं होता है। जो महिलाओं के संबंधित मामले होते हैं उनसे संबंध में जो आंकड़े होते हैं उसका संग्रहण करना, ये राष्ट्रीय महिला आयोग का काम नहीं है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की गठन की, तो इसका आयोग का गठन होता है 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 होता है, इस सन आपको याद में रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 16, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का है, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यवहार निरोध अधिनियम कब पारित हुआ। स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था। पहला ऑप्शन है 1955 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1956 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1958 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1961 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है। 1956 ईस्वी में वेश्यावृत्ति रोकने के लिए स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम 1956, ध्यान में रखेंगे 1956 में पारित किया गया। विज्ञापनों में महिलाओं के भद्दे और भौड़े प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम 1986 बनाया गया, जिसमें दोषी व्यक्ति को 2000 रुपये जुर्माना एवं 2 वर्ष तक के कारावास का दंड देने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में किया गया था और 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया जाता है। ध्यान में रखेंगे 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत ने किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना और परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया। पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा है 1952 में, तीसरा ऑप्शन 1955 में और चौथा ऑप्शन है 1975 में। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1952 में भारत विश्व का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर अपना जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1952 में प्रारंभ किया। भारत ने सर्वप्रथम 1951 में जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। इसने अपनी जो जनसंख्या नीति की बात करते हैं तो ये 1951 में भारत ने शुरुआत की थी, इसकी घोषणा की थी, जबकि जो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम का वर्ष है वो 1952 माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है अध्यापन से, दूसरा है भोजन पकाना, तीसरा है घर की सफाई और चौथा है स्वेटर बुनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अध्यापन। इसमें क्या है कि लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका में भोजन पकाना, घर की सफाई व स्वेटर बुनना शामिल होता है। अध्यापन का संबंध लिंगानुपात विषमता से नहीं है बल्कि लिंग समानता से, किससे है, लिंग समानता से होता है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया। पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम की बात किया जाता है तो ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है सन 1950 में, दूसरा है 1952 में, तीसरा है 1954 में और चौथा ऑप्शन 1957 में। तो इसका बिल्कुल बी इज द राइट आंसर है। 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का आरंभ किया गया था।
प्रश्न नंबर 20 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? इसने पहले बता दिया गया था। पहला ऑप्शन है 1988, दूसरा 1992, तीसरा है 1993 और चौथा 1995। तो दोस्तों का बी बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय महिला कार्यक्रम जो मनाया गया था वो 1975 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता था कि जो 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसमें इसके तहत जो उसका नियम बना था 1990 में इसका नियम था, जबकि 31 जनवरी 1992 में ये राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवाद लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता है, यह विचार है। पूछ रहा है कि आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवाद लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता है, विचार किसका है? पहला ऑप्शन है उदार नारीवाद का, दूसरा है साम्यवादी नारीवाद का, तीसरा है कट्टरपंथी नारीवाद का, चौथा है उत्तर आधुनिकतावाद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी बिल्कुल सही है, समाजवादी नारीवाद का। आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवाद लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता, यह विचार समाजवादी नारीवाद का है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22 है, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन आर्थिक, दूसरा है धार्मिक, तीसरा है सांस्कृतिक और चौथा है प्राकृतिक। तो भ्रष्टाचार का बढ़ावा आप ही लोग देते हैं दोस्तों, घूस दे करके। घूस किस रूप में देते हैं? आर्थिक रूप से, यानी पैसों के रूप में। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। और जब कोई व्यक्ति या समूह न्याय व्यवस्था के मान्य नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? आर्थिक और राजनीतिक हो सकता है, ठीक है। प्रश्न नंबर अगर 23 की बात करते हैं तो 23 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता का प्रकार है? लैंगिक असमानता की बात की गई है। पहला है मर्यादा असमता की बात की गई है, मर्यादा असमता, दूसरा है प्रसूति असमता, तीसरा है स्वामित्व असमता, या सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पे इसमें जो 3 चीज़ें दे रखी हैं सभी आपकी लैंगिक असमता के प्रकार होते हैं। मर्यादा असमता, प्रसूति असमता, स्वामित्व असमता, और भी होते हैं कुछ, जैसे कि प्रसूति हो गया, मौलिक सुविधा असमता है, विशेष अवसर असमता होती है, व्यावसायिक असमता है और घरेलू असमता। ये सब लैंगिक असमता के प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है। पहला ऑप्शन है बाल विवाह, दूसरा है विवाह की अनिवार्यता, तीसरा ऑप्शन है पुत्र प्राप्ति की अधिक महत्व और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो बिल्कुल आपको डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। कहीं ना कहीं बाल विवाह एक बहुत बड़ा कारण है जो जनसंख्या वृद्धि को लिए उत्तरदायी है। विवाह की जो अनिवार्यता है ये भी आपका उत्तरदायी है जनसंख्या वृद्धि के कारण। पुत्र प्राप्ति के चक्कर में बहुत से बच्चों को पैदा कर देना, ये भी कहीं ना कहीं जनसंख्या अनियंत्रण यानी जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इसमें और कोई पॉइंट आते हैं जैसे कि अशिक्षा एवं बाल विकास होता है, ठीक है। गर्म जलवायु एवं पश्चिमी प्रभाव है, परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी का अभाव होना, शरणार्थियों का आगमन, ये सब कहीं ना कहीं भारत में अनियंत्रित जनसंख्या का कारण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या किसने दी थी? पहला ऑप्शन है एल्बियो ने, दूसरा है पार्सन्स ने, तीसरा है बेकर ने और चौथा है गिल्स ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या गिल्स ने दी थी। ध्यान में रखेंगे कौन दिया था? गिल्स ने दी थी। प्रश्न नंबर 26 है, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है औपचारिक नियमों एवं कानून द्वारा, दूसरा अनौपचारिक नियमों एवं कानून द्वारा, तीसरा है औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानून द्वारा, या इसमें से कोई नहीं। सामाजिक नियंत्रण की बात किया गया है, सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों नियमों एवं कानूनों द्वारा।
समाजशास्त्री सामाजिक नियंत्रण को इस तरह परिभाषित करते हैं कि समाज के मानदंड, नियम, कानून और संरचनाएं मानव व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? पहला ऑप्शन है चक्रीय, दूसरा है रैखिक, तीसरा है उद्विकासवादी और चौथा है द्वंद्वात्मक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, उद्विकास का सिद्धांत। उद्विकास अवधारणा बहुत प्राचीन है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है किसी निश्चित दिशा में अंतर एवं क्रमिक बदलाव को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उद्विकास परिवर्तन कहते हैं। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में उद्विकास सिद्धांत की शुरुआत हर्बर्ट स्पेंसर ने लेखकों में से हुई, किंतु बाद में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, इमाइल दुर्कीम, बी जॉर्डन चाइल्ड और पारसन्स जैसे विभिन्न प्रकार के लेखकों द्वारा भी इस सिद्धांत को किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 28, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत समूह का अनुप्रयोग किया था? तो पहला ऑप्शन है M.S.A. राव, दूसरा है G.S. धुरे, तीसरा है M.S. श्रीनिवास, चौथा है योगेंद्र सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, M.N. श्रीनिवास। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए M.S. श्रीनिवास ने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था। किसका किया था? संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 29 है, उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग किसने किया था? ये जो शब्द उद्विकास था उसके स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर नामक शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने, सेकंड है H. स्पेंसर ने, तीसरा है E.B. टायलर ने, चौथा है E.H. मॉर्गन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है E.B. टायलर। उद्विकास के स्थान पर स्टेजेस ऑफ कल्चर का प्रयोग E.B. टायलर ने किया था। प्रश्न नंबर 30 है, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। पहला है बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, दूसरा है हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, तीसरा है टॉक्सिन तथा द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब डिप्थीरिया के कारण होती हैं। क्या होता है कि बेसिली के कारण जो गले में भूरी झिल्ली बन जाती है, हृदय और गुर्दों को प्रभावित करती है। टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से क्या होता है, लकवा भी हो सकता है। ये सब डिप्थीरिया के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, खाएं खांसी की उद्भव अवधि 10 दिन होती है, वह इस कारण होती है, क्यों होती है? पहला ऑप्शन है बार्डेटेल्ला पर्ट्यूसिस, दूसरा है पर्ट्यूसिस बासिलस, तीसरा है मैकोबैक्टीरियम, चौथा है ऊपर में से कोई नहीं। तो दोस्तों 31 का ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या नाम है? बार्डेटेल्ला पर्ट्यूसिस आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसे हम कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होता है, और इसकी जो अवधि होती है लगभग 10 दिन की होती है। इसके बाद ये सही हो जाती है। उसके लिए अगर ये ज़्यादा दिन तक रहती है तो आपको निमोनिया भी हो सकता है, जिससे उसकी बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 32 है, संस्कृत हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है मैकावर तथा पेज का, दूसरा है अल्फ्रेड एडलर का, तीसरा आगबर्न तथा निमकाप का, और चौथा है आलपोर्ट का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मैकावर तथा पेज का। संस्कृत को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें मैकावर तथा पेज महोदय ने संस्कृत को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृत मूल्यों, शैलियों, भावात्मक अभियानों का संसार है, इसलिए संस्कृत सभ्यता का प्रतिपादन है।
यह हमारे रहने और सोचने के ढंग, कार्यकलापों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन एवं आनंद में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? पहला ऑप्शन है वेस्टर मार्क ने, दूसरा है बोगार्डस ने, तीसरा है मैकाइवर ने और चौथा है मर्टन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। मैकाइवर साहब ने, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शास्त्री थे, मैकाइवर महोदय ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। उन्होंने माना है कि एक विवाह अर्थात एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह या एक स्त्री से एक पुरुष का विवाह का स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रश्न नंबर 34 है, बाल विकास निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? बाल विकास निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? पहला है 1929 को, दूसरा है 1955 को, तीसरा है 1976 को या ऑप्शन नंबर डी है 2006 में। तो अगर हम बात करते हैं तो बाल विवाह की, तो 1929 में यह अधिनियम लागू हुआ था। बाल विकास प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर, ध्यान में रखना, 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु उस समय 14 वर्ष हुआ करती थी और लड़कियों की 14 वर्ष होती थी और लड़कों की 18 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन जब ये प्रतिबंध जब लगाया गया, उसके बाद क्या हुआ कि जो लड़कियों की आयु हो गई वो 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की विवाह की आयु 21 वर्ष कर दिया गया। इसके प्रयोजक जो थे हरविलास शारदा थे, जिसके नाम पर इन्हें शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना था। हरविलास शारदा कौन थे? इसके प्रयोजक थे और इसको बाद में इस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना गया। ध्यान में रखेंगे, शारदा अधिनियम के नाम से भी इसको पूछ सकता है, शारदा अधिनियम। प्रश्न नंबर 35 है, समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है? पहला ऑप्शन है सुमेल विवाह, दूसरा है नैतिकता विवाह, तीसरा है स्त्रियों की उच्च स्थिति, चौथा है ऋणग्रस्तता। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऋणग्रस्तता। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर किसी को दहेज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बैंकों से लोन ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए कह सकते हैं जो समाज पर दहेज प्रथा का सबसे बड़ा जो कुप्रभाव होता है वो ऋणग्रस्तता के स्वरूप में होता है। समाज में दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप बन गया है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, इसको बढ़ावा देते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटीज संबंधित है? पहला ऑप्शन स्किनर से, दूसरा है अल्बर्ट बंडोरा से, तीसरा है एरिक्सन से और चौथा है पियाजे साहब से। तो दोस्तों अगर बात करते हैं सोशल लर्निंग ऑफ थ्योरी की, तो ये अल्बर्ट बंडोरा ने इसको प्रतिपादित किया था, इसके बारे में बताया था, इसके बारे में ये सिद्धांत दिया था। और सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक अधिगम को महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक अधिगम का आशय है कि बालक अपने परिवेश के साथ होने वाले अंतःक्रिया के द्वारा भिन्न प्रकार के व्यवहारों का अर्जन करता है, उससे उनके व्यक्तित्व का विकास तथा समय समय पर परिमार्जन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अल्बर्ट बंडोरा। प्रश्न नंबर 37 है, एक डैश में सहोदर यानी भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। पहला ऑप्शन है विस्तृत परिवार, दूसरा है एकाकी परिवार, तीसरा है संयुक्त परिवार या ऑप्शन नंबर डी है मिश्रित परिवार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, एकाकी परिवार। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विस्तृत परिवार इसके अंतर्गत आएगा। अगर एक विस्तृत परिवार में सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? हाथी पाँव यानी कि एलिफेंट फुट की बात करता है। पहला ऑप्शन है टेप वर्म, दूसरा है राउंड वर्म, तीसरा है फाइलेरियम वर्म या हुक वर्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, फाइलेरियम वर्म। ये हाथी पाँव के
जो उसका जीवाणु होता है वो इसके कारण हाथी पाँव हो जाता है। इसका जो अगर कोई इससे ग्रसित व्यक्ति है तो अगर मच्छर उसको काट करके जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको काट लेता है तो कहीं ना कहीं उसको भी हाथी पाँव जैसी कृमि रोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्रोड के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश 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 द्वारा वाहन होता है। पहला ऑप्शन है मच्छर द्वारा, दूसरा है जल द्वारा, तीसरा है वायु द्वारा और चौथा है भोजन द्वारा। तो दोस्तों को पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मच्छर द्वारा। ठीक है, अगर बात करते हैं तो ब्रोड के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जो जीका वायरस होता है वो मच्छर द्वारा वहन होता है। जीका वायरस की पहचान सबसे पहले युगांडा में 1947 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1947 में युगांडा में। ठीक है, किगाली इसकी राजधानी है, युगांडा में हुई थी और युगांडा की राजधानी किगाली है। यह वायरस एंडीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। यदि गर्भावस्था के दौरान कोई महिला वायरस से प्रभावित है तो बच्चे का मस्तिष्क अपूर्ण रह जाता है जो सामान्य सिर से भिन्न होता है। ठीक है, जो बच्चों का कभी कभी आप देखते हैं वो सामान्य सिर जो होता है वो कभी कभी भिन्न होता है, थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हो सकता है उसमें उसकी माता इस जीका वायरस से ग्रसित हों, और ये होता है जब उसमें वो अपने गर्भाशय में बच्चा रहता है अपनी माता के, तो कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसकी वजह से जो मस्तिष्क होता है कहीं ना कहीं एक सामान्य तरीके से ना होकर वो भिन्न तरीके से उसका मस्तिष्क का विकास होता है, और ये एंडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। प्रश्न नंबर 40 है, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। काला जार की बात कर रहा है तो पहला ऑप्शन है अधोमुखी युग्मक विखंडन, दूसरा है गुणक विखंडन, तीसरा है अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, या चौथा ऑप्शन है रेखीय युग्मक विखंडन। तो दोस्तों 40 का आपका ए इज द राइट आंसर है, अधोमुखी युग्मक विखंडन कहीं ना कहीं आपका काला जार या लिशमैनिसिया का सबसे गंभीर रूप माना जाता है। ठीक है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 41 है, क्विनीन मलेरिया की एक अन्य आम दवा है जो डैश डैश वृक्ष की साल से प्राप्त है। यहाँ पे क्विनैन अगर लिख सकते हैं या क्विनीन यहाँ पे है, क्विनैन होती है दोस्तों। जो क्विनैन होती है वो मलेरिया की एक आम दवा है जो कि किसकी वृक्ष की साल से प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन है बीज से, दूसरा है नीलगिरी से, तीसरा है क्विनैन से और चौथा है मैपल से। तो वृक्ष की साल की बात पूछ रहा है तो ये बीज तो ऑप्शन होगा नहीं इसका। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। क्विनैन के वृक्ष की साल से इसको प्राप्त किया जाता है, क्विनैन। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में फोर्सेप डिलीवरीज में किसका खतरा अधिक रहता है। अगर हम वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की तुलना में जो फोर्सेप्स डिलीवरी होती है वो उसमें किसमें खतरा अधिक रहता है। तो पहला ऑप्शन है चेहरे की सूक्ष्म छोटे, दूसरा है सिफेल हिमेटोमा, तीसरा है रेटिना में रक्तस्राव, चौथा है कपाल के भीतर रक्तस्राव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। चेहरे की सूक्ष्म चोटें, मतलब कि इसमें क्या होता है, चेहरे पे क्या हो सकती है, सूक्ष्म चोटें हो सकती है। प्रश्न नंबर 43 है, इसमें से क्या आसन्न प्रसव का संकेत है। पहला ऑप्शन है लाइटनिंग, दूसरा है क्विंकिंग, तीसरा है ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन, या चौथा है टाइटनिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का ए, बिल्कुल सही है, लाइटनिंग। किसमें से क्या आसन्न प्रसव का संकेत होता है। तो लाइटनिंग जो दोस्तों है वो आसन्न प्रसव का संकेत है। प्रश्न नंबर 44 है, गर्भपात के प्रकार की पहचान करें जिसमें परिवर्तन उस स्थिति में प्रगति करते हैं जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है विफल गर्भपात, दूसरा है पूर्ण गर्भपात, तीसरा है संभावित गर्भपात और चौथा है अपर्याय गर्भपात। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अपरिहार्य गर्भपात। अपरिहार्य गर्भपात की अगर बात करते हैं तो गर्भपात का एक प्रकार है जहां ऐसी स्थिति की प्रगति में परिवर्तन होता है जहां से गर्भावस्था की निरंतरता असंभव हो जाती है, जिसमें योनि में रक्तस्राव और गर्भाशय ग्रीवा का पतला होना होता है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रेनियम्स का प्रभाव है। पॉलीहाइड्रेनियम्स का प्रभाव है। पहला ऑप्शन है गर्भनाल को आगे बढ़ने की ओर बढ़ाओ, दूसरा है माल प्रेजेंटेशन, तीसरा है प्रसव के बाद रक्तस्राव, या ये सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 46 है, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोरनिसेज में बढ़ा हुआ पल्सेस क्या कहलाता है। जो गर्भ के 8वें महीने में लेटरल फोरनिसेज में बढ़ा हुआ पल्सेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं। पहला है हेंगर लक्षण, दूसरा है जैक मीर लक्षण, तीसरा है गुडेल लक्षण और चौथा है ऑसिएंडर लक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है आपका। गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोरनिसेज में बढ़ा हुआ जो पल्सेस ऑसिएंडर का लक्षण बताता है। गर्भावस्था का जो 8वां महीना होता है उसमें बच्चा प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में होता है। इस महीने में बच्चे का शरीर पूरी तरह से बन चुका होता है, परंतु फेफड़े व मस्तिष्क का विकास प्रगति पर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑसिएंडर लक्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 47 है, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी कार्य करता है। जब गर्भावस्था होता है जो प्लेसेंटा है दोस्तों, कौन सा ऐसा कार्य इसको छोड़ करके और सभी कार्य करता है। पहला ऑप्शन है रक्त प्रवाह में मौजूद तत्वों का आदान प्रदान, दूसरा वह एक चयनात्मक अवरोधक की तरह कार्य करता है, तीसरा यह भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है, चौथा है रोगजनकों का परिवहन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल 47 का सी बिल्कुल सही है। यह क्या करता है, भ्रूण को गीला रखकर उसे सूखने से बचाता है, ठीक है। इस कार्य को छोड़ करके सभी कार्य को करता है। अगर बात करते हैं तो इसमें तो प्रसव के दौरान जो प्लेसेंटा के मुख्य कार्य इस प्रकार से हैं। गर्भनाल महिलाओं के शरीर का अभिन्न अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान बच्चों की सुरक्षा और उसके विकास में महत्वपूर्ण होता है। इसी के द्वारा बच्चे को भोजन और सांस मिलती है, या रक्त धारा से पदार्थों की अदला बदली करता है, या चयनात्मक अवरोध का कार्य करता है। गर्भनाल जो प्लेसेंटा होता है बच्चे को जीवित रखता है। विषाणु आदि रोग जनक प्लेसेंटा में से विसरित होते हैं। गर्भावस्था में माता में संक्रमण होने पर विषाणु प्लेसेंटा के माध्यम से गर्भ में पहुंच जाते हैं। भ्रूण को गीला रखकर उसे सुखाने से बचाने का कार्य किसका होता है, एमनियोन का होता है। ध्यान में रखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी था, इसको गीला रख के सुखाने का काम किसका होता है, उसका नाम है एमनियोन का होता है। प्रश्न नंबर 48 है, पीत ज्वर का टीका है। पहला ऑप्शन है साल के टीका, दूसरा है 17D टीका, तीसरा है CCEEB टीका और चौथा है PREP टीका। तो दोस्तों पीत ज्वर का जो टीका होता है वो आपका 17D के नाम से जाना जाता है। जानते हैं 17D, 70D के नाम से उसको जानते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी। पहला ऑप्शन है फ्रायड द्वारा, दूसरा एरिक्सन द्वारा, तीसरा है पियाजे द्वारा और चौथा है बंडोरा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। फ्रायड द्वारा साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी गई थी। जो फ्रायड थे वियना के एक बड़े न्यूरोलॉजिस्ट व मनोचिकित्सक थे। फ्रायड ने साइकोसेक्सुअल एनालिसिस एवं माइंड से संबंधित अनेक प्रकार की थ्योरी द्वारा मनोरोगियों का उपचार किया। उनके अनुसार मानव जीवन में इनका अहम रोल होता है। यदि इन्हें पूरा ना किया जाए तो दमित इच्छाएं कुंठित होकर भांति भांति प्रकार के रोगों को जन्म देती हैं। प्रश्न नंबर 50 है, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, दूसरा है सिर से हृदय की ओर, तीसरा है केंद्र से परिधि की ओर, चौथा है छाती से पैर की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, केंद्र से परिधि की ओर। बच्चों में जो सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम होता है वो होता है केंद्र से परिधि की ओर। अगर विकास के सिद्धांतों की बात करते हैं तो विकास के सिद्धांत में अति महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है विकास की दिशा का सिद्धांत।
प्रत्येक बालक व व्यक्ति की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, फिर भी विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास 2 दिशाओं में होता है, वे क्रम निम्नलिखित हैं। विकास की बात करते हैं तो 2 दिशाओं में होता है, उसके जो क्रम होते हैं निम्नलिखित होते हैं। एक तो आपका सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक है, सिर से पैर की तरफ होता है, और एक शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है। प्रश्न नंबर 52 है, किस अवस्था में सामाजिक विकास। प्रश्न नंबर 51 है, किशोरावस्था की उम्र होती है। पहला ऑप्शन है 12 से 14 वर्ष, दूसरा है 14 से 18 वर्ष, तीसरा है 13 से 17 वर्ष, और चौथा है 18 से 21 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था की बात की गई है, तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 13 से 17 वर्ष आपकी पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष की उम्र को कहते हैं। और इसमें ध्यान में रखेंगे पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष के बीच की होती है। किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष से 21 वर्ष तक मानी। जो हमारी किशोरावस्था होती है 13 से 14 वर्ष या 12 से 18 वर्ष के बीच में मानते हैं। 16 और 17 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व किशोरावस्था कहलाती है, तथा इसके बाद की अवस्था उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। विकास की इस अवस्था को स्वर्ण युग के नाम से भी जानता है। स्टेनले हॉल ने बोला था कि जो हमारा किशोरावस्था होती है वो उथल पुथल या तूफान की अवस्था भी कहते हैं। स्टेनले हॉल ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, स्टेनले हॉल। प्रश्न नंबर 52 है, किस अवस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था, या चौथा है किशोरावस्था। तो दोस्तों 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है, उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 6 से लेकर के 12 वर्ष मानी जाती है। ध्यान में रखेंगे 6 से 12 वर्ष तक की जो आयु होती है वो उत्तर बाल्यावस्था का होता है। विकास की दृष्टि से अवस्था का बड़ा ही महत्व होता है। हॉर्लॉक ने उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक की आयु में वयः संधि अवस्था से आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है। जो वयः संधि अवस्था होती है वो 11 से 12 वर्ष के बीच में मानी जाती है। प्रश्न नंबर 53 है, शिशुपाल एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध। शिशुपालन एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है। पहला ऑप्शन है विभिन्न साधनों एवं संस्थाओं से, दूसरा आंकड़ों एवं आहारों से, तीसरा है साधनों और आंकड़ों से या किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, विभिन्न साधनों एवं संस्थाओं से। प्रश्न नंबर 54 है, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रिय सबसे कम विकसित होती है। पहला ऑप्शन है देखना, दूसरा है सुनना, तीसरा स्पर्श करना, चौथा सूंघना। तो दोस्तों जो हमारे नवजात शिशु होते हैं उनमें क्या है कि जो सूंघने की शक्ति होती है सबसे कम, वो हमारी जो सूंघने की शक्ति होती है सबसे कम विकसित होती है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 55 है, शिशुओं की ग्रास्पिंग, रूटिंग और सकिंग को कहते हैं। शिशुओं की जो ग्रास्पिंग होती है, रूटिंग होती है और सकिंग होती है इसको क्या कहते हैं। पहला है इंस्टिंक्ट, दूसरा है ट्रेट, तीसरा है कंडीशन्ड रिफ्लेक्स, और चौथा है एडिप्टिक रिफ्लेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। एडेप्टिक रिफ्लेक्स उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एडेप्टिव रिफ्लेक्स। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मस्तिष्काधोमुखी विकास का अर्थ है विकास से होता है। पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा है सिर से पैर की ओर, चौथा है केंद्रीय भागों से दूर की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। सिर से पैर की ओर आपका मस्तिष्काधोमुखी विकास का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 57 है, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। जब वृद्धि बच्चे करते हैं तो कौन कौन से अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है लाइसिन, दूसरा है थ्रियोपिन, तीसरा है हिस्टाडीन, और चौथा है बेलाइन। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, हिस्टाडीन। जब बच्चे वृद्धि करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको हिस्टाडीन नामक अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। हिस्टाडीन जो होता है एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसका उपयोग प्रोटीन के जैव संश्लेषण में किया जाता है। इसमें जो शामिल होते हैं अल्फा अमीनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, ठीक है। प्रश्न नंबर
58 है, जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। दूध में हम क्या डालते हैं तो हमें कैल्शियम से समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। यानी कि अगर दूध को पनीर बनाना है तो क्या करते हैं, कौन सी चीज़ में मिलाते हैं? पहला ऑप्शन है फाड़ने के लिए एसिटिक एसिड, दूसरा है सिट्रिक एसिड, तीसरा है रेनिन और चौथा है लाइपेस। तो दोस्तों हम इसमें खट्टे फलों को इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, छेने के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर है। यहाँ पे सिट्रिक एसिड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं पनीर बनाने के लिए दूध को उबाल कर क्या करते हैं आप लोग, उसमें थोड़ा सा ठंडा करके नींबू या साइट्रिक अम्ल से फाड़ा जाता है, जिससे दूध को जो दूध में जो प्रोटीन होता है, केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ये केसिन को अलग हो जाते हैं और उसको हम छान करके सफ़ेद कपड़े में या कहीं पर कि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उसको लपेट करके रख देते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई भार डाल देते हैं, वज़न डाल देते हैं, जिससे जो केसिन के तक्के के रूप में जम जाती है। जब ये केसिन को केवल कपड़े से छान कर उसमें से पानी को अलग अलग किया जाता है, तब बचा ठोस पदार्थ जो होता है हमारा छेना कहलाता है। दूध फाड़ने हेतु नींबू हम इस्तेमाल कर सकते हैं, साइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेनिन एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? पहला ऑप्शन है फलों का रस, दूसरा है नींबू पानी, तीसरा है दाल का पानी और चौथा है चाय। तो दोस्तों अगर शुद्ध आहार की बात करते हैं तो हमारा जो चाय होता है शुद्ध तरल आहार नहीं कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 60 है, फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी समृद्ध मिश्रण मिलता है। पहला ऑप्शन है सेब और बैंगन में, दूसरा है नींबू और फूल गोभी में। विटामिन सी और समृद्ध मिश्रण किसमें मिलता है? नींबू और फूल गोभी में, गोभी और संतरा में, पपीता और आलू में। विटामिन सी की बात किया गया है तो ऑप्शन नंबर 60 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नींबू और फूल गोभी में। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं विटामिन सी का। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 61 है, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होना, विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होना, पोषक विरोधक अंश का ज़्यादा होना, पकाने में कम समय लगना। अगर अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही बात नहीं होता है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, पोषक विरोधक अंश का ज़्यादा होना। अनाज और दाल के अंकुरण से दालों के पौष्टिक तत्व विशेषकर विटामिन B1, B2, नियासिन तथा विटामिन सी वृद्धि हो जाती है। अंकुरण के समय कुछ जो विषाक्त तत्वों की मात्रा में काफ़ी कमी हो जाती है। अंकुरण से कार्बोज की कुछ मात्रा जो होती है शर्करा में परिवर्तित हो जाती है और पकाने में कम समय लगता है। प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है। पहला ऑप्शन है सल्फर के यौगिक से, दूसरा एंजाइम की क्रिया से, तीसरा है वाष्पीशीलन सल्फ्यूर के उत्पन्न से और चौथा है इसमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है, सल्फर के यौगिक के कारण प्याज को काटते वक्त हमें रोना आता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? अगर स्ट्रॉबेरी है जैम है उसको हम जमने के लिए क्या मिलाते हैं? पहला ऑप्शन है नमक, दूसरा है नींबू का रस, तीसरा है गंध काम्ल, चौथा है आलू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू का रस। इसमें हम क्या स्ट्रॉबेरी या जो हमारे जैम होता है उसको जमने के लिए क्या मिलाते हैं? उसमें हम नींबू का रस मिलाते हैं, जो कि एक खटास की एक निश्चित मात्रा होती है। जैम या जेली को जमने के लिए आवश्यक होती है। खटास के लिए साइट्रिक अम्ल अथवा टार्ट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है। साइट्रिक अम्ल ना हो तो नींबू का रस डाल दिया जाता है। खटास जैम जेली तैयार होने के लगभग 5 से 6 मिनट बाद आपको मिलानी चाहिए। प्रश्न नंबर 64 है, निम्न से कौन सी पैकिंग अपोतित पैकिंग का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है टेट्रा पैक डिब्बा, दूसरा है कागज़ की थैली, तीसरा है दूध की बोतल, चौथा है प्लास्टिक की थैली और पांचवा है एल्युमिनियम पर्ड। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो आपका डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? टेट्रा पैक डिब्बा और दूसरा होता है प्लास्टिक की थैली। ये सब क्या है? अपोतित पैकिंग के उदाहरण होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65 है, जैम और जेली परिरक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रता रखते हैं। दोस्तों जैम और जेली परिरक्षण के लिए हमें चीनी कितनी परसेंट मिलाना चाहिए, कितना उसकी सांद्रता होनी चाहिए, और लगभग आपको 75% आपको उसकी सांद्रता रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान है, यानी दूध को पाश्चीकृत करने के लिए आप किस टेम्परेचर पे दूध को पाश्चीकृत करते हैं। जैसे आजकल जो पैकेट में दूध आते हैं उसको पाश्चीकृत दूध होता है, उस पाश्चीकृत दूध को आप बनाने के लिए कितने टेम्परेचर को उसको उबाल लेते हैं और कितने समय के लिए। पहला ऑप्शन है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट के लिए, दूसरा है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड के लिए, तीसरा है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 सेकंड के लिए, और चौथा है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए। तो फिलहाल बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसको हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकंड के लिए उबालते हैं पाश्चीकृत करने के लिए। आजकल इसी विधि का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है। पहला है मिक्सीडीमिया, दूसरा है क्रेटिनिज्म, तीसरा है घेंगा, और चौथा है रिकेट्स। तो गर्भावस्था द्वारा अगर आहार में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा नहीं लेते हैं तो दोस्तों हमें कौन सा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। लेकिन शिशुओं की यहाँ पे बात की गई है, फिलहाल अगर हम नहीं खाते हैं तो हमें घेंगा रोग हो सकता है। शिशुओं की बात होती है तो शिशुओं में क्रेटिनिज्म नाम का रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको वयस्कों की बात की गया था, मतलब कि बच्चों की बात की, लेकिन यहाँ पे शिशुओं में क्रेटिनिज्म नामक का रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 68 है, जब कोई दो मिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो बनता है। पहला ऑप्शन है एरोसॉल, दूसरा इमल्सन, तीसरा है जेल, और चौथा है सॉल। तो दोस्तों जब कोई हम दो अमिश्रित द्रव एक साथ मिश्रित करते हैं तो हमारा क्या बनता है, इमल्सन बनता है। क्या बनता है, इमल्सन बनता है। इसलिए भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है। पहला ऑप्शन है बच्चे कब कल्पना के हिसाब से खेलते हैं। पहला ऑप्शन है 2 वर्ष में, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष में, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष में, और चौथा ऑप्शन है 1 वर्ष में। कल्पनात्मक खेलों का विकास कब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल सही है, 6 वर्ष की आयु में। प्रश्न नंबर 70 है, बच्चों में पाए जाने वाला भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है गलत उच्चारण, दूसरा स्पष्ट उच्चारण, तीसरा हकलाना, और चौथा धीरे धीरे बोलना। तो दोस्तों इसमें से बच्चों में पाए जाने वाला भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका जो धीरे धीरे बोलना, ये इनके भाषा संबंधित कोई दोष नहीं होता, जबकि ये जो अस्पष्ट बोलना, गलत उच्चारण करना, हकलाना, ये कहीं ना कहीं बच्चों में भाषा संबंधित दोष होते हैं। प्रश्न नंबर 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिकतम कितने शब्द हो सकते हैं। जो 2 वर्ष का मान बालक है, 2 वर्ष का, तो उसके शब्दकोश में मैक्सिमम कितने शब्द होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 250 वर्ड होते हैं, 250 शब्द होते हैं उसके शब्दकोश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 72 है, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। पहला ऑप्शन है सत्य है, दूसरा है असत्य है, तीसरा है संबंधित नहीं है, और चौथा है विवादित है। जो सामाजिक व्यवहार होता है दोस्तों जन्म के समय शुरू होता है, ये चीज़ बताना है, ये बात सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, या विवादित है। तो आपका ये बात बिल्कुल असत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल असत्य है, जन्म के समय में सामाजिक व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता है, वह दूसरों के होते हुए भी अकेला ही होता है। वह समाज के दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है, इसलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालक जो होता है परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज एवं संस्कृति के प्रभाव में वह सामाजिक गुणों को अर्जित करता है और विविध प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को सीख जाता है। समाज का एक योग्य नागरिक यानी सिटीजन बनने के लिए उसे स्वस्थ एवं सुंदर समाजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 73 है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति के दौरान महिलाओं को
अंतरित की जाने वाली नकद धनराशि की निम्नलिखित में से कौन सी दृश्यमान लागत व्यय शामिल है? पहला ऑप्शन है सह परिचर पर आने वाला व्यय, दूसरा औषधि की आपूर्ति, तीसरा अस्पताल कर्मी की संदत्त शुल्क और चौथा है भोजन पर किया गया व्यय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। भोजन पर किया गया व्यय इसके अंतर्गत आएगा। जैसा कि आपको पता है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति महिलाओं को अंतरित की जाने वाली जो नगद धनराशि होती है निम्नलिखित में से औषध की आपूर्ति इसमें होगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। औषध की आपूर्ति लागत व्यय शामिल इसमें होते हैं। प्रश्न नंबर 74 है बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पर होता है? पहला ऑप्शन है आंगनवाड़ी, दूसरा है बालवाड़ी, तीसरा है झूलागृह और चौथा है बालशाला। तो दोस्तों टीकाकरण की बात करता है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए यानी आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी का अर्थ होता है आंगन आश्रय, ठीक है। आंगन आश्रय इसका अर्थ होता है यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा होता है। आंगनवाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल केंद्र है। बच्चों के भूख और पोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम में भाग के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह केंद्र बाल विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं इस प्रकार से अनुरूपक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और आगे अस्पताल को भेजना, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा उससे 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व विद्यालयी शिक्षा इत्यादि देना, ये सब आंगनबाड़ी का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 75 है बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू होता है। किस आयु वर्ग में बच्चा जो होता है वो सोचना विचारना शुरू कर देता है? पहला ऑप्शन है 1 से 1.5 वर्ष से 2 वर्ष, दूसरा है 2.5 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में, तीसरा ऑप्शन है 1.5 वर्ष से 4 वर्ष के बीच में या 4 वर्ष से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में जो बालक होता है वो सोचना विचारना उसके अंदर उस क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसके अंदर उस क्षमता आ जाती है। प्रश्न नंबर 76 है क्रियात्मक समन्वय का अर्थ 2 डैश 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 मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। पहला ऑप्शन है अंगों का, दूसरा है शरीर का, तीसरा अंगुली का और चौथा है हाथ का। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अंगों का। क्रियात्मक समन्वय का अर्थ 2 अंगों की मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। प्रश्न नंबर 77 है बालक का अपने पालनकर्ता के से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास का, वृद्धि एवं विकास का, स्वभाव का, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास का। प्रश्न नंबर 78 है WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है, इसे कब तक किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है जन्म से 6 माह तक, दूसरा 6 माह से 1 वर्ष तक, तीसरा जन्म से 1 वर्ष तक, चौथा है जन्म से 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। जन्म से 6 माह तक के बच्चों को बालकों को WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन में जो स्तनपान के एकमात्र तरीका है वो जन्म से 6 माह तक उसको दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 79 है अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनमें से कम होता है? 2 किलोग्राम से कम, 3.5 किलोग्राम से कम, 4 किलोग्राम से कम या 5 किलोग्राम से कम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा 2 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम से कम होता है तो अपरिपक्व शिशु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होता है? जो गर्भ में आहार होता है और ऑक्सीजन होती है उसकी पूर्ति किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है फुफ्फुस द्वारा, दूसरा है गर्भाशय द्वारा, तीसरा है प्लेसेंटा द्वारा और चौथा है अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। प्लेसेंटा के द्वारा जो गर्भ में आहार व ऑक्सीजन का पूर्ति होता है, ध्यान में रखेंगे। और ये महिलाओं का एक अभिन्न अंग होता है जो कि गर्भावस्था में बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, पोषण एवं ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चा गर्भ में इसी के सहारे जीवित रहता है। गर्भकालीन विकास में द्वितीय अवस्था है। पहला ऑप्शन है डिम्ब अवस्था, दूसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, तीसरा है भ्रूणावस्था और चौथा है बीजावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे द्वितीय अवस्था की बात किया गया है तो ऑप्शन नंबर भ्रूणावस्था कहलाती है। गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण के जन्म की अवस्था होती है। इस अवस्था को 3 उप अवस्थाएँ होती हैं। पहला होता है बीजावस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था और तीसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 82 है, मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिनों की होती है? पहला 180 दिन, दूसरा है 200 दिन, तीसरा है 280 दिन और चौथा है 300 दिन। दोस्तों, मनुष्यों में जो गर्भावस्था की समय काल होता है वो 280 दिनों का होता है, या 9 महीने भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 83 है, अंडाणु परिपक्व होते हैं कितने दिनों में? 20 दिनों में, 25 दिनों में, 28 दिनों में या 30 दिनों में? जो 2 अंडाणु होते हैं दोस्तों वो 28 दिनों में परिपक्व होते हैं। कितने दिनों में? ध्यान में रखेंगे 28 डेज लगता है अंडाणु को परिपक्व होने में। जब लड़कियों का शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है अर्थात पूर्णतः युवा हो जाती हैं तो उनके योनि मार्ग में रक्तस्राव होना प्रारंभ होता है। उसे रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपका आरआरबी ग्रुप डी में। जो पहला मासिक धर्म प्रारंभ होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान में रखेंगे उसको हम रजोधर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रजोधर्म के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 है, इसमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकता है? पहला ऑप्शन है इरेडिएशन, दूसरा है स्टीरिलाइजेशन, तीसरा है फोर्टिफिकेशन, चौथा है डिहाइड्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, इरेडिएशन। इरेडिएशन ऐसी क्रिया होती है जो भोज्य पदार्थों को जीवाणुओं को जाने से रोकता है। प्रश्न नंबर 85 है, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है वह बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई और वजन सही अनुपात का अनुपात। तो दोस्तों हमारा किसी भी व्यक्ति का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो क्या उसको दर्शाता है? उसकी लंबाई व वजन का सही अनुपात ही बताता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 फुट का है तो उसका वजन कितना होना चाहिए? लगभग 45 से 48 किलो के ग्राम के आसपास होना चाहिए। प्रश्न नंबर 86 है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है किलो कैलोरी, तीसरा है किलो जूल और चौथा है कैलोरी। तो दोस्तों ऊर्जा मापने की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। उसको हम जूल में नापते हैं, यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय इकाई मानी जाती है। प्रश्न नंबर 87 है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है? पहला ऑप्शन है प्रतिजैवी निर्माण, दूसरा है फैगोसाइटिक क्रिया, तीसरा है ऊतक अखंडता और चौथा उक्त सभी। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उक्त सभी। जो कुपोषण होता है मानव शरीर के विभिन्न रक्षा प्रणालियों को प्रभाव डालता है। कौन कौन से हैं? उनकी प्रतिजैवी रक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, फैगोसाइटिक क्रिया को प्रभावित करता है, ऊतक अखंडता को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं? पहला ऑप्शन है रेसे या रफेज, दूसरा है जल, तीसरा वर्ण यौगिक, चौथा उक्त सभी। गैर पोषणीय की बात किया जा रहा है में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेसे या रफेज जो होते हैं, रेसे या रफेज, जल, वर्ण यौगिक आदि भोजन के गैर पोषणीय घटक होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सभी तीनों आपके गैर पोषणीय घटक के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 89 है, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है? पहला ऑप्शन है मृदु भोजन, दूसरा है पूर्ण द्रव भोजन, तीसरा स्पष्ट द्रव भोजन और चौथा है नियमित भोजन। तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट द्रव भोजन। दोस्तों क्या होता है? वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपूर्ण है, इसको हम कहते हैं स्पष्ट द्रव भोजन कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 90 है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा है खनिज पदार्थ, तीसरा है पानी, चौथा है कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत मात्रा में उत्पन्न होता है, मौजूद होता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पानी होता है, सबसे अधिक मात्रा में होता है। लगभग हमारे शरीर में 70% पानी होता है। ठीक है, ये पानी हमारे शरीर में जो होता है ये लगभग रक्त के निर्माण में 70%, अगर मान लीजिए 100% हमारे शरीर में पानी है तो उसमें 70% जो भाग होता है पानी का वो रक्त निर्माण में लग जाता है, 20% जो होता है मस्तिष्क में लग जाता है और मस्तिष्क और मांसपेशियों के निर्माण में, तथा 10% जो होता है हमारा अस्थि होती हैं, बोन्स होते हैं, उनके निर्माण में ये लगते हैं पानी।
क्वेश्चन नंबर 91 है, मैग्नीशियम हेतु महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण होता है? हड्डी बनने में, अंग सुरक्षा में, जल पुनः प्राप्ति में या बावेल में। तो जो दोस्तों मैग्नीशियम होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्नीशियम हड्डी बनने में महत्वपूर्ण होता है। कैल्शियम फास्फोरस की भांति जो मैग्नीशियम भी होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट एवं फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। किस में रहता है? कार्बोनेट एवं फास्फेट के रूप में ये उपस्थित रहता है। प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोडोप्सिन का घटक है? रोडोप्सिन की बात किया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर पहला दिया रखा है विटामिन ए, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है लौह तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोडोप्सिन। विटामिन ए के लिए जो रोडोप्सिन होता है विटामिन ए का घटक है। हमारे शरीर के विटामिन ए की ज़रूरत रोडोप्सिन के निर्माण के लिए लगातार होती है। रोडोप्सिन आँखों के लिए ऐसा प्रोटीन होता है जिसे रेटिना के रिसेप्टर में रोशनी को समाहित करने की शक्ति आती है। ऐसे लोग जिनके भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए सम्मिलित नहीं होता है वो रात को देखने की जो क्षमता होती है उसको खो देते हैं। इसलिए जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, बहुत अच्छा स्रोत जो माना जाता है, गाजर होता है, पपीता है, ब्रोकली है, कद्दू है, अंडे की जर्दी, पालक इत्यादि विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर घ है 93 है, खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला इमल्सी कारक है। खाद्य पदार्थों में कौन सा इमल्सी कारक पाया जाता है? पहला है ग्लूटन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लोसीथिन, चौथा है कैफीन। खाद्य पदार्थों की बात किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, लेसिथिन। जो लेसिथिन होता है दोस्तों ये इमल्सी कारक होता है, पाइसी कारक इसको कहते हैं। और लेसिथिन एक जो होता है फास्फोलिपिड होता है, एक पीले भूरे रंग का वसा युक्त पदार्थ है जिसमें ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड, एक फास्फेट समूह और कोलिन होता है या अंडा, सोया आदि में उपस्थित होता है। प्रश्न नंबर 94 है, शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है। जो शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था होती है किसमें होती है? ग्लिसरॉल में है, ग्लाइकोजन में होती है, गैलेक्टोज में होती है या ग्लूकागोन में होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल 20 बिल्कुल सही है। ग्लाइकोजन के रूप में ये होता है। किसमें होता है? ग्लाइकोजन के रूप में ये संग्रहित होता है। जो हमारा शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, ध्यान में रखेंगे। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होता है। जो प्रोटीन होता है जो दोस्तों प्रोटीन में नाइट्रोजन हमारा कितना प्रतिशत पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 16%, दूसरा है 15%, तीसरा है 14% और चौथा है 17%। तो प्रोटीन में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो आपकी लगभग जो होती है 16% के आसपास होती है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे प्रोटीन शब्द जो है प्रोटियोस से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रथम स्थान पाने वाला तत्व है। ठीक है। प्रश्न नंबर 96 है, परामर्श का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है सलाह लेना या परामर्श लेना, दूसरा है सलाह देना, तीसरा है सी ए एंड बी दोनों राइट आंसर या ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परामर्श का अर्थ होता है किसी से सलाह लेना या परामर्श लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, ये लिखिए ऑप्शन नंबर ए पे आप क्लिक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 97 है, परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला ऑप्शन है प्रार्थी व्यक्ति को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आत्म निरीक्षण का विकास करना, दूसरा है समस्याओं को अपनी कमजोरी बताना, तीसरा है समस्याओं के प्रति उदासीनता, इसमें से कोई नहीं। तो परामर्श की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है कि प्रार्थी जो व्यक्ति होता है अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आत्म निरीक्षण का विकास करना चाहता है, इसलिए वो परामर्श लेता है। प्रश्न नंबर 98 है, परामर्श में परामर्श प्राप्तकर्ता व परामर्शदाता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, दूसरा उदासी होनी चाहिए, या इसमें से दोनों सही हैं या इसमें से कोई नहीं। तो इनको बीच में आपको पता है अगर मैत्रीपूर्ण संबंध रहेगा तभी वो हम किसी को परामर्श दे सकते हैं या किसी से परामर्श ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 99 है, राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व भावना बढ़ाने के लिए यूनिसेफ को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ध्यान में रखेंगे राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व भावना को बढ़ाने के लिए यूनिसेफ को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1955 में, दूसरा 1960 में, तीसरा 1965 में और चौथा ऑप्शन है 1970 में।
तो दोस्तों याद रखेंगे 1965 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1965 में राष्ट्रों के मध्य भ्रातृत्व भावना को और बंधुता को बढ़ाने के लिए वर्ष 1965 में यूनिसेफ को शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो नोबेल पुरस्कार होता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको पता होता है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कौन कौन से क्षेत्र होते हैं जो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म की प्रतिशत कितनी है। ध्यान में रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में होने वाले जन्म की प्रतिशत कितनी है। पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा 75%, तीसरा 82% और चौथा है 84%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 82%। वर्तमान में कुल 82% बच्चों का जन्म कुशल एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के संरक्षण में हो रहा है। और इसी साथ ये पूरा आपका पहला जो सेट था वो समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेट में, सेकंड सेट में अगले 100 क्वेश्चन को लेकर। टोटल 1500 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिलहाल आज के वीडियो में 100 क्वेश्चन को कवर किया, अगली वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।